जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बट टू अंडरस्टैंड केपलर्स लॉ हमको एक मैथमेटिकल फिगर है या मैथमेटिकल फिगर को अंडरस्टैंड करना है, मैथमेटिकल शेप को अंडरस्टैंड करना है और उसका नाम है इलिप्स। तो पहले इलिप्स के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, बेसिक स्टडी ऑफ इलिप्स, एंड देन वी स्टार्ट विद केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो मैथमेटिक्स में जैसे सर्कल होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही मैथमेटिकल शेप होता है इलिप्स, एंड दिस इज डायग्राम ऑफ इलिप्स। इस शेप को बोलेंगे इलिप्स। तो इलिप्स के बेसिक टर्म्स क्या है ये हम लोग स्टडी करेंगे, और इलिप्स का बेसिक टर्म का स्टडी हमको चाहिए फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले इलिप्स में होते हैं दो फोकस, जो मैंने यहां पे लेबल किए F1 एंड F2। तो F1 F2 क्या है? दे आर द फोकस। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई। तो एक फोकस और मेनी फोकाई, या उसको बोल सकते हैं फोसाई। यू कैन कॉल इट फोकाई या फोसाई। तो इलिप्स में दो फोसाई होते हैं या दो फोकस होते हैं, एक F1 लेवल के और दूसरा F2। फिर इलिप्स में होते हैं दो एक्सिस, एक होता है मेजर एक्सिस, दूसरा होता है माइनर एक्सिस। तो डायग्राम में डिस्टेंस AB या लाइन AB विच पासेस थ्रू F1 एंड F2, तो जो एक्सिस इलिप्स के दो फोकस में से पास होता है उस लाइन को बोलेंगे मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस को डिनोट करते हैं बाय डिस्टेंस 2a। तो 2a will be the distance of major axis. And what is major axis? It is a line passing through the two foci of the ellipse. फिर ये जो पॉइंट होते हैं A और B, इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। ये इलिप्स के वर्टेक्स होंगे A और B, पॉइंट A और पॉइंट B, ये उसके वर्टेक्स होंगे। फिर ये जो डिस्टेंस होगा C, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, एंड माइनर एक्सिस का लेंथ होता है 2b। माइनर एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। एंड माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है? 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। डायग्राम में डिस्टेंस AB कितना होगा? 2a। डिस्टेंस CD कितना होगा? 2b। फिर अगर एक एलिप्स का सेंटर है तो डिस्टेंस OA एंड डिस्टेंस OB, जितना OA होगा उतना ही OB होगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस AB 2a है तो फिर OA और OB कितना होगा? A। इसको बोला जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। तो डिस्टेंस OA या डिस्टेंस OB will be called as semi major axis, उसका लेंथ कितना होगा? A। वैसे डिस्टेंस OC एंड डिस्टेंस OD को बोला जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। सेमी का मतलब हाफ। तो डिस्टेंस OC और डिस्टेंस OD का लेंथ होगा B, एंड दैट इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। एंड लास्ट में व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स का मतलब, ये जो मैथमेटिकल फिगर इलिप्स है उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अभी इलिप्स का बेसिक स्टडी होने के बाद लेट अस बिगिन विद द स्टडी ऑफ केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। शुरू करते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के टोटल 3 लॉज है अबाउट मोशन ऑफ प्लैनेट।
केपलर का जो फर्स्ट लॉ है also called law of orbits. Kepler's first law also called law of orbits. Now according to Kepler's first law, all planets revolve around the sun in elliptical orbit. प्लैनेट का मोशन सन के अराउंड में सर्कुलर नहीं है, इट इज एलिप्टिकल अकॉर्डिंग टू केपलर. And sun is at one of the focus of a ellipse. Ellipse has two focus. तो sun का जो position होगा, it is at one of the focus. तो what is Kepler's first law? Also called law of orbits. Each planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the focus of the ellipse. और ये जो लाइन होगा, ये लाइन जो प्लैनेट को सन से ज्वाइन करेगा, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट. दिस लाइन joining the planet and the sun will be called as position vector of a planet. And position vector का जो लेंथ होगा, ये चेंज होते रहेगा. देखो, अगर प्लैनेट यहां पे होगा तो ये होगा पोजीशन वेक्टर, अगर प्लैनेट यहां पे होगा तो ये होगा पोजीशन वेक्टर. तो ये जो r होगा, इसको अगर हमने r कॉल किया, तो ये जो r होगा, इट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ प्लैनेट. तो दिस इज केपलर्स फर्स्ट law of planetary motion. Start Kepler's second law. Kepler's second law is also called law of areas. Second law also called law of areas. Okay, before I state second law, let us come to the situation of second law. A planet, let us take Earth. तो Earth सन के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज इलिप्टिकल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. तो एस पॉइंट जो है वो सन का पोजीशन होगा. नाउ एट अ गिवन इंस्टेंट अर्थ इज एट पोजीशन ए. तो फिर ये जो एस ए होगा, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. डिस्टेंस एस ए को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर एक लाइन होगा जो प्लैनेट को सन के साथ ज्वाइन करेगा. फिर टाइम t1 के बाद ये अर्थ यहां से यहां चला गया. तो अर्थ मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी इन टाइम t1. ना जब भी अर्थ ए से बी मूव करेगा, ये जो अर्थ का पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर एक एरिया कवर करेगा. एंड दैट एरिया इज शेडेड रीजन, और ये होगा एरिया एस ए बी. तो एरिया एस ए बी इज द एरिया कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर व्हेन अर्थ मूव्स फ्रॉम ए से बी इन अ टाइम इंटरवल t1. नाउ कंसीडर अर्थ एट पोजीशन सी. जब भी अर्थ यहां पे होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा एस सी. And Earth moves from position C to position D in time t2. And जब भी Earth C से D मूव किया, उसके पोजीशन वेक्टर ने एक एरिया कवर किया. And that area is shown in the shaded region, that is area SCD. तो area SCD is the area covered by the position vector in time t2. And area SAB is the area covered by the position vector in time t1. Now according to Kepler's second law, अगर ये दो टाइम इंटरवल सेम होंगे, if t1 equals to t2 होगा, तो ये एरिया भी सेम होंगे. तो Kepler's second law says if t1 equals to t2, area SAB is equal to area SCD. इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट इज Kepler's second law. तो व्हाट इज Kepler's second law? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. एंड व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? इट इज अ लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन.
तो दैट पोजीशन वेक्टर स्वीप्स या कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो फिर हम लोग केपलर्स लॉ को ऐसे भी बोल सकते हैं, केपलर्स सेकंड लॉ को हम लोग बोल सकते हैं एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्लैनेट का जो एरियल वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ। एंड एरियल वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम। तो यहां पे डीए क्या होगा, चेंज इन एरिया, और डीटी क्या होगा, टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट। एंड अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब डीए बाय डीटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब डीए प्रोपोर्शनल टू डीटी होगा, एरिया कवर प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल होगा। तो दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ is also called law of periods, and this is mathematical form of Kepler's third law. आप ये रिलेशन याद कर लो। According to Kepler's third law, t square directly proportional to a cube. T square directly proportional to a cube. What is t? It's a time period of revolution of planet. What is time period? It is time taken to complete one revolution. तो प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन करने के लिए अराउंड द सन, एक रिवॉल्यूशन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज ए? इट इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अ एलिप्स। ए होता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, square of the period of revolution of any planet around the sun, square or period of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of elliptical orbit. Cube of the semi major axis of elliptical orbit. So according to Kepler's third law, t square directly proportional to a cube. So we have discussed all the three laws of Kepler. Studying the three laws of Kepler, let us study some important result that can be drawn in Kepler's laws of planetary motion. सबसे पहले डिफाइन करेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी, इसका सिंबल होता है ई, स्मॉल ई। एंड व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? देखो इसका डेफिनेशन क्या है। इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एसओ एंड एओ। देखो सन यहां पे है तो इसको मैंने पॉइंट एस कॉल किया, और ये सेंटर ऑफ द इलिप्स ओ है। लेट दिस वर्टेक्स बी ए एंड लेट दिस वर्टेक्स बी बी। तो डिस्टेंस एसओ एंड डिस्टेंस एओ का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। Okay, so eccentricity E will be SO upon AO. But what is AO? It is semi-major axis. And what is the length of semi-major axis? T. Because major axis का length 2A होता है, तो semi-major axis कितना हो गया? E. तो फिर A को अगर मैंने E से मल्टीप्लाई किया तो मुझे S को पता चलेगा, तो S को कितना होगा? A into E. Where A is semi-major axis और E होगा eccentricity. Now, प्लैनेट जब भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो ये जो प्लैनेट का पोजीशन होगा इसको बोलेंगे नियरेस्ट पोजीशन। बिकॉज प्लैनेट जब भी यहां पे आएगा तो ये सन के एकदम क्लोज होगा, तो इसको बोलेंगे नियरेस्ट पोजीशन। यहां पे प्लैनेट का वेलोसिटी v1 डिफाइन करो और उसका जो डिस्टेंस होगा उसको डिफाइन करो r1। तो पोजीशन A will be the nearest position of planet to the sun where the velocity is v1 and distance कितना होगा r1। फिर प्लैनेट जब भी यहां आएगा पॉइंट B पे, तो वहां पे उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन मैक्सिमम होगा या फारदेस्ट होगा। तो पॉइंट B will be the farthest position of planet from the sun।
तो पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सन होगा r2 और यहां पे प्लैनेट का वेलोसिटी होगा v2। तो डिस्टेंस r1 कितना होगा? लेट अस फाइंड आउट डिस्टेंस r1 एंड r2। अभी देखो डायग्राम में डिस्टेंस r1 को लिखा जाएगा AO माइनस SO। डिस्टेंस r1 कितना होगा? AO माइनस SO। फिर AO कितना था? A। SO कितना है? AE। A कॉमन निकालो तो ये होगा A इंटू ब्रैकेट 1 माइनस E। फिर डिस्टेंस r2 कितना होगा? फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो RO विल बी डिस्टेंस OB प्लस OS। बट OB हो गया सेमी मेजर एक्सिस, उसका भी लेंथ A होगा। और SO कितना है? AE। तो दिस इज A प्लस AE, A कॉमन 1 प्लस E। तो R1 कितना है? A इंटू ब्रैकेट 1 माइनस E। ये R2 कितना है? A इंटू ब्रैकेट 1 प्लस E। एरियल वेलोसिटी जो K प्लस के सेकंड लॉ में आया था, तो एरियल वेलोसिटी विच इज dA बाई dt, इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ R इंटू V। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हाफ ऑफ R इंटू V, वेयर R इज पोजीशन वेक्टर एंड V होगा प्लैनेट का वेलोसिटी एट अ गिवन पोजीशन। तो एरियल वेलोसिटी इज हाफ ऑफ R इंटू V। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L होता है और प्लैनेट के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है 2m dA by dt, where m is mass of the planet और dA by dt होगा उसका एरियल वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम इज 2m dA by dt, but what is dA by dt? half of rv। तो dA by dt is half of rv, तो 2 कैंसिल होगा, mrv, या we can say mvr। तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr, where m is mass of the planet, v होगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड r होगा उसका पोजीशन वेक्टर। अभी इसके बाद थोड़े और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखा था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट का फॉर्मूला क्या था? L इक्वल्स टू mvr। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, इट इज कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L, उसका फॉर्मूला mvr, इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन प्लैनेट। इफ mvr इज कांस्टेंट, तो एट पोजीशन A हम लोग बोलेंगे mv1 r1। एंगुलर मोमेंटम एट पोजीशन क्या होगा? mv1 r1। एंड पोजीशन B के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? mv2 r2। यहां पे m होगा मास ऑफ द प्लैनेट विच इज कांस्टेंट। बट प्लैनेट जैसे मूव करेगा इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, उसका r वेरी कर रहा है एंड उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, बट मास ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। इवन एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr इज कांस्टेंट। तो अगर m कैंसिल होगा तो वी गेट v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2। तो ड्यूरिंग प्लैनेटरी मोशन v1 इंटू r1 इज इक्वल टू v2 इंटू r2। और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, v is inversely proportional to r। Now let us consider two specific positions of the planet around the sun। एक होगा पोजीशन A एंड दूसरा होगा पोजीशन B। टू स्पेशल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। पोजीशन A is called perigee position, also called perihelion। And what is perigee position? इस पोजीशन पे प्लैनेट सन के एकदम क्लोज होगा। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस या नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज पेरिजी। तो यहां पे r जो होगा वो सबसे कम होगा। r1 इज मिनिमम, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज मिनिमम, बट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो पेरिजी पोजीशन पे r मिनिमम है, इसके लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगा बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
एंड ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर वो भी मैक्सिमम होगा। एंड अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो पेरिजी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो पेरिजी पोजीशन देखो कैसे डिस्क्राइब होगा। एट पेरिजी डिस्टेंस r is minimum, velocity of the planet is maximum, kinetic energy is maximum, potential energy is minimum. Then we come to apogee position. Apogee position का मतलब farthest position of planet from the sun. And at apogee position, apogee is also called aphelion position. तो यहां पे r जो होगा वो मैक्सिमम होगा। And since r is maximum, velocity minimum because v is inversely proportional to r. And velocity minimum है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो एट एपोजी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो एपोजी पोजीशन पे डिस्टेंस मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। बट टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो प्लैनेट का जो टोटल एनर्जी होगा वो हर एक पोजीशन पे कांस्टेंट होगा। But kinetic energy and potential energy will change from position to position. And when planet moves from position B, say from position B to position A, उसका kinetic energy will increase from minimum to maximum. And from position B to position A, उसका potential energy will decrease from maximum to minimum. So from B to A, kinetic energy increases. From B to A, potential energy will decrease. V1 का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी एट पेरिजी। इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन ए इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। इसमें m होगा मास ऑफ द प्लैनेट, A होगा सेमी मेजर एक्सिस, एंड व्हाट इज E? इसेंट्रिसिटी। वैसे V2 का फॉर्मूला, V2 इज वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट एट एपोजी विच इज मिनिमम। तो V मिनिमम का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ GM अपॉन A 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस A। सिर्फ यहां पे साइन अपोजिट हो गया। एंड अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया V1 बाय V2, तो V1 बाय V2 विल बी दिस ब्रैकेट डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट। इन दोनों का डिवीजन करो तो आंसर आएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो V1 अपॉन V2 का वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट, टोटल एनर्जी का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इज गिवन बाय माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2a। इस फॉर्मूला में जो कैपिटल M है वो सन का मास है, स्मॉल m है वो प्लैनेट का मास है, और A क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। इसमें जो M था वो प्लैनेट का मास था, याद रखो। इसमें जो कैपिटल M है इट इज मास ऑफ द सन, स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट, और A क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। तो टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट का फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2a. So this was entire discussion of Kepler's laws of planetary motion. Our next topic is to study different trajectories of the satellite. Trajectories का मतलब path travel by the satellite around the planet Earth. हम लोग बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो डिपेंडिंग अपॉन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट,
Satellite can follow different trajectories around the Earth. Case number 1. If horizontal velocity is less than orbital velocity is also called critical velocity. हमको मालूम है जब इस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट इज टेकन टू अ सर्टेन हाइट अबव द अर्थ सरफेस एंड देन सैटेलाइट इज गिवन हॉरिजॉन्टल पुश या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इस कंडीशन में जैसे आप सैटेलाइट को ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अप्लाई करोगे, सैटेलाइट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. सैटेलाइट ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा. नाउ हमने केपलर्स लॉ में देखा था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में देयर आर 2 स्पेशल पोजीशन. एक होता है नियरेस्ट पोजीशन और दूसरा होता है फारदेस्ट पोजीशन. Nearest position is called perigee position and farthest position is called apogee. So when VH is less than orbital velocity या critical velocity, satellite will move in a elliptical orbit, but point of projection, इसको बोलेंगे point of projection, जहां से हमने सैटेलाइट को horizontal velocity impart किया है, तो point of projection will act as apogee. और उसका 180 डिग्री अपोजिट जो पोजीशन होगा दैट विल एक्ट एज पेरिजी. नाउ इफ दिस पेरिजी पोजीशन इज बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर भी होगा, तो अगर ये पेरिजी पोजीशन अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है तो सैटेलाइट विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट. बट अगर ये पेरिजी पोजीशन अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, इसका मतलब व्हेनेवर सैटेलाइट इज पासिंग थ्रू पेरिजी पोजीशन इट विल कंटिन्यू टू पास थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, एंड अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होगा ये सैटेलाइट के मोशन को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा. तो सैटेलाइट विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन लूजिंग एनर्जी. तो उस केस में आफ्टर सम टाइम सैटेलाइट विल fall back to the earth because of loss of energy. But अगर ये perigee position अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर है तो सैटेलाइट विदाउट लूजिंग एनर्जी कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन द elliptical orbit. Case number 2. In case number 2, horizontal velocity of projection is exactly equal to orbital velocity या critical velocity. तो ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट अगर सैटेलाइट को जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिला है वो अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी के एग्जैक्टली इक्वल है तो इस सिचुएशन में सैटेलाइट रिवॉल्व इन अ परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट. तो व्हेन VH horizontal velocity VH equals to orbital velocity VO, orbit of satellite is circular. सैटेलाइट ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ. केस नंबर 3. In case number 3, horizontal velocity given to a satellite during launching of satellite is greater than orbital velocity, but it is less than escape velocity. इसका मतलब horizontal velocity orbital velocity से ज्यादा है, but escape velocity से कम है. तो in this case also satellite will revolve in the elliptical orbit. But इसमें क्या होगा, ये जो point of projection होगा that will be the closest position, का मतलब this will act as perigee, और उसका जो 180 डिग्री अपोजिट पोजीशन होगा that will act as apogee. तो देखो फर्स्ट केस में और थर्ड केस में मोशन ऑफ सैटेलाइट इलिप्टिकल है, बट डिफरेंस क्या है, पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड. पहले केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाज एपोजी, इस केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज पेरिजी. इन ऑल दिस 3 केसेस टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट नेगेटिव होगा. इन तीनों केसेस में सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा.
नाउ लेट अस मूव ऑन टू केस नंबर 4. 4 में अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी given to a satellite is exactly equal to escape velocity. What is escape velocity? It is the minimum velocity required to escape from the gravitational field of Earth. तो अगर सैटेलाइट को जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिला है ड्यूरिंग लॉन्चिंग, अगर ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगा तो सैटेलाइट विल नॉट बी एबल टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. It will escape from the gravitational field of Earth to infinity. Satellite क्या करेगा? Gravitational field escape करके it will go to infinity. तो इस केस में satellite will not be able to revolve around the Earth. It will escape to the gravitational field following the parabolic path. का मतलब ये जो path होगा satellite का, ये parabola shape में होगा. And case number 5. If horizontal velocity is greater than escape velocity, तो इस केस में भी सैटेलाइट क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा. बट यहां पे जो सैटेलाइट का पाथ होगा इन एस्केपिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हाइपरबोलिक शेप में होगा. एंड इन बोथ द केसेस सैटेलाइट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. बट इस केस में पाथ पैराबोला होगा और इस केस में पाथ हाइपरबोला होगा. इस केस में सैटेलाइट का टोटल एनर्जी 0 होगा और इस केस में सैटेलाइट का टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगा. तो इस केस में टोटल एनर्जी 0 है और इस केस में टोटल एनर्जी इज पॉजिटिव. तो दीज आर द डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज ऑफ द सैटेलाइट डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट.